हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन वीडियोस में हम सीटेट के लिए सीटीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसके कुछ टॉपिक हो चुके हैं जो आप पुरानी वीडियोस में इसी चैनल पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में हर बार एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए इस क्लास को बेहद अच्छी तरीके से समझकर पढ़ेंगे। और इसका एक बेनिफिट और है, इससे आपकी पेडागॉजी भी अच्छी हो जाएगी। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आइए समझते हैं। समझने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी सुना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यह रूपरेखा की उत्पत्ति सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में भी किया गया है। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप अच्छे से याद कर लें। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। प्रोफेसर यशपाल जी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है शिक्षा बिना बोझ के। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से आपके एग्ज़ाम में इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसा कि बच्चों को जब हम सिखाएं तो उसकी बाहरी स्कूल की किताबों से अलग बाहर की चीज़ों से, बाहर के जीवन से, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। सिर्फ ज्ञान किताबों तक सीमित ना रखें, उसको बाहर के जीवन से, उसके घर परिवार दोस्तों सबसे, हर उसके जीवन में होने वाले छोटे छोटे पहलुओं से जोड़कर पढ़ाएं, शिक्षा दें। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत रटते थे एक एक चीज़ को, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। पढ़ाई में रटन प्रणाली बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। जब एग्ज़ाम हो तो वो फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा कठोर ना हो। उसको कक्षा की गतिविधियों से जोड़ें, उसको बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह करवाएं, उनमें भी उनका मूल्यांकन करते रहें। ऐसा नहीं है कि परीक्षा बिल्कुल कॉपी पेन बुक से ही रिलेटेड हो, उसको उनके और भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड करें। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी। बच्चों को राष्ट्रीय मूल्य भी सिखाएं। उन्हें बताएं कि ये जो बिल्डिंग्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको क्षति ना पहुंचाएं, उनकी देखभाल करें और अपना एक नैतिक कर्तव्य समझें। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के मूल्यों के प्रति आस्था रखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव आइए जानते हैं। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करें। सबसे पहली बात, बच्चा खुद से सीखता है। वह खुद सक्रिय रहकर जितना अच्छे से सीख सकता है और सीखता भी है। वो स्वयं से जानने की कोशिश करे, वो अपनी नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करे, नई नई चीज़ों से सीखे,
चीज़ों को तोड़ के फिर जोड़ना सीखे। अब आपने अक्सर देखा भी होगा, कोई भी खिलौना आ जाए तो छोटा बच्चा उसको सबसे पहले खोल देता है पूरा, फिर उसको फिर से जोड़ेगा, एक एक चीज़ देखेगा कि कैसे क्या जुड़ी हुई है। ये सब उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती ही है, और वो सक्रिय तो भी होते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, जिससे इन सब चीज़ों से वो सीखता है और गलतियाँ भी करता है। गलतियाँ करने पे उसके बिल्कुल तुरंत ही दंड ना देने लगें। बच्चे ही गलतियाँ करेंगे फिर सीखेंगे और स्वयं में सुधार भी करेंगे। आगे देखते हैं। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखना सक्रिय लर्निंग एक्टिविटी है और सोशल एक्टिविटी भी है, जो कि अभी हमने देखा। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर बच्चा जैसे कहीं पे गलती कर रहा है तो उसको बिल्कुल बार 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 मशीन की तरह दोहराने के लिए कह दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। उसे उस चीज़ ये देखना चाहिए कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कैसे प्रॉब्लम हो रही, फिर उसका निवारण करें, उसको समझाएं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि उसको बता दिया कि आप रटिए, इसको बार बार करते रहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। आप उसको डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, उसको ये नहीं कि आपने ये वर्क नहीं किया अभी आपकी हड्डियां तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करें। उसको अच्छे से सिखाएं जिससे वो रुचि ले, इंटरेस्ट के साथ सीखे। आप में भी धैर्य होना चाहिए, बच्चों की गलतियों को एक्सेप्ट करें और उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे बच्चा डरे नहीं और अपनी बातों को आपसे बिना झिझक ही कहे और आनंद से अपनी सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू रखे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। सीखने में बालक को ही केंद्र बिंदु में रखा जाए। उसको घर में, स्कूल में, समुदाय में, हर जगह उसको ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा कोई बात बता रहा है तो आप उसको बिल्कुल झिड़क दें कि ये बच्चा है, इसको क्या पता है। उसकी भी बात को सुने, उसको भी इम्पोर्टेंस दें और उसकी भाषा और संस्कृति को भी सम्मान दें। बच्चे की जो भाषा है, अक्सर बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी संस्कृतियों को अपनाते हैं, तो उनको आप सम्मान देंगे, ना कि उनको इग्नोर करेंगे या ध्यान नहीं देंगे या कहेंगे कि आप इस भाषा में बोलें। उनकी मातृभाषा में ही उनको बोलने दें। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करती है। मातृभाषा, हिंदी, इसके अलावा आप कोई भी भाषा, एक और रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो हिंदी और मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है। आइए लैंग्वेज स्किल्स जानते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हैं लैंग्वेज स्किल्स। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता और लिखता है। ये चारों कौशल्स वो एक साथ भी सीखता है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को जो पता है पहले आप पूछ लेंगे वो कितना जानता है, जो चीज़ उससे आती है उससे ही जोड़कर आगे की शिक्षा दें। उससे ही जोड़कर देंगे तो बच्चा ये सोचेगा अरे ये तो मुझे भी आता है, फिर धीरे धीरे उससे वो अपनी चीज़ों को और नई चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें वो देख सकता है, उसके सामने उपस्थित हैं, उन्हें वो अच्छी तरीके से समझ सकता है, उन्हीं से रिलेट करके अमूर्त चीज़ें भी बताएं। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की भावना को सीमित किया जाए। ये भी है, ये नहीं कि आप अगर वो कोई गलती कर रहा है तो तुरंत आप उसको दंड दे रहे हैं, और कोई अच्छी बात कर दी तो उसको तुरंत रिवॉर्ड दे रहे हैं, तुरंत पुरस्कृत कर रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर की जो सीखने की इच्छा है वो कम हो जाएगी, वो आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे डिपेंड करने लगेगा। साथ शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो गतिविधियाँ विद्यालय में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं
उनमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, जिससे वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और बच्चे अपने माता पिता से भी रिलेट हो पाएंगे और बच्चों की प्रॉब्लम्स को माता पिता भी समझ पाएंगे। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमने अभी 5 पढ़े हैं वही हैं, इन्हें आप एक बार देख लेंगे। कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, वही बाहरी जीवन से जोड़ के जो हमने 5 पढ़ लिए हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं, इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबें देख के ही बच्चा परेशान हो जाएगा, विशाल पाठ्यक्रम होगा तो वो बहुत बोर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, जिससे उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होनी चाहिए, छोटी छोटी स्टोरीज़ में होनी चाहिए जो उनके जीवन से जुड़ी हों, रियल लाइफ से जुड़ी हों, जिससे वो अच्छे से समझ सकें। मानसिक योग्यता एवं स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण हो, बच्चों की मानसिक योग्यता और स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। NCEF 2005 का सूत्र बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन, जो यशपाल समिति के द्वारा दिया गया। बच्चे पे किसी प्रकार का बर्डन ना दिया जाए, उसको सिखाया जाए बिना किसी बर्डन के। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे कि मूल्यों को पढ़ाए जाने पे बच्चे कम समझते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अगर वो देख रहे हैं तो उसे अपने व्यवहार में ज़रूर उतारते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे ही कुछ अच्छे मूल्य आप करते हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं और व्यायाम करते हैं तो बच्चे भी आपको देखकर जल्दी उठेंगे और व्यायाम करेंगे। आप उन्हें सिखाएंगे, आपको देख देख के भी करेंगे। सबसे बड़ा रोल मॉडल उसका टीचर होता है, तो आप टीचर को ही अपने अंदर अच्छे मूल्य लाने होंगे और करने भी होंगे, जिससे बच्चे उन्हें देखकर मूल्यों को करेगा। उपदेश देने से बच्चे नहीं समझेंगे, आपको देखकर ही सीखेंगे। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं चुनने का अवसर दें। लाइब्रेरी में बच्चों को खुद की इंटरेस्ट की बुक चुनने का अवसर दें। ये नहीं कि आप ये पढ़ो, अगर उसको आज मैथ पढ़ने का मन नहीं है या वो नहीं पढ़ पा रहा है तो ऐसा नहीं कि ज़रूर मैथ पढ़ो। अगर उसको हिंदी में इंटरेस्ट है तो आज वो हिंदी पढ़ लेगा और आप किसी दूसरे तरीके से उसको मैथ धीरे धीरे समझाएंगे या सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का भाव विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर का भाव और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें सिखाएं कि वो अपनी बहनों और माताओं के सबसे पहले शुरू करें कि अपनी बहन और माता के साथ आदर से व्यवहार करें, फिर जो भी औरत हो बाहर की उनके सबके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। इनके लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे कोई एक ड्रामा हो गया या पोएम वगैरह, इनसे एक्टिविटी करवाएं स्कूल में। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। अगर विद्यालय में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, मनोरंजन के लिए ना हो, वो हंसी मजाक और मनोरंजन हो जिनसे कोई मॉरल ही ना निकले, जिनसे कोई शिक्षा ही ना मिले, तो बेकार है उसको करवाना। ऐसा रखें जिससे बच्चों को सौंदर्य बोध का भी ज्ञान मिले। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। शिक्षकों को भी इनोवेटिव चीज़ें पहुंचाई जाए, जिससे वो भी बच्चों के साथ अच्छे से अपनी बातों को और पढ़ाई को अच्छे से समझा और सिखा पाएँ। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। बालकों के चहुमुखी विकास पर ध्यान दें। किसी एक ही स्तर पे ये नहीं, एक ही एक्सेप्ट पे आप ध्यान दे रहे हैं, चहुमुखी विकास पे ध्यान दें। समावेशी वातावरण तैयार करें। बालकों को समान अवसर प्रदान करें। सभी के बच्चों की बात का सम्मान करें, उनकी बात को सुनें। NCEF 2005 के अनुसार गणित के ऑब्जेक्टिव्स, इसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित का नेचर एकीकृत होना चाहिए, मतलब गणित को अन्य सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब गणित का दूसरे विषयों के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहे और वो अच्छे से सीख पाएँ। गणित से भागे ना, बोर ना हो।
एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझ जाने के लिए मूर्त अनुभव संसाधन उपलब्ध कराएं। जैसे कि आप कहें कि किसी छोटे से बच्चे से कहें कि बच्चा 2 और 2 जोड़ के बताओ, तो वो ऐसे थोड़ा सोचेगा। फिर आप उसे बताएं कि अपनी फिंगर्स से ऐसे पढ़िए 1 2 और 1 2 कितना हो गया 4। ऐसे अगर वो अपनी फिंगर्स को देखेगा, सीखेगा, तो उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर आप उसे अमूर्त संकल्पनाओं से भी समझा सकते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ये बताया गया है शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप एक सुगमकर्ता के रूप में होने चाहिए। आप जैसे बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो आप उसे बताएं, अच्छे से सॉल्व करें, ना कि डांट फटकारने वाले एकदम। एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है। आइए देखते हैं कौन सी विधि। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छी विधि भी यही है, करके सीखना। बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे करके सीखते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि, इन सभी विधियों में आप करके सीखना विधि जरूर ध्यान रखेंगे कि ये सबसे अच्छी विधि होती है, लर्निंग बाय डूइंग। आई होप आप सभी को एनसीएफ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्लास को एक बार फिर से देख लेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।